Good morning, students. Today I will start the next point in chapter 13. First is principle of treatment, यानी उपचार के नियम। उपचार के नियम। दूसरा मैं बात को डिस्कस करूंगा जो उपचार के सिद्धांत हैं। अभी इसकी बात बिल्कुल नहीं होगी। उपचार के सिद्धांत, पहली बात तो ये है प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट का मतलब क्या है, पहले ये समझो। इसमें दो बातें आती हैं, मतलब उपचार के नियम में दो बातें होती हैं और इन रोगों से छुटकारा पाने के लिए 3 लिमिटेशंस हैं। 3 लिमिटेशन यानी 3 सीमाएं हैं। तो 3 सीमाएं का मतलब ये हुआ, पहले दूसरी तीसरी आपके बोर्ड पे लिखी हुई है। फर्स्ट लिमिटेशन है, अगर कोई व्यक्ति एक बार बीमार हो जाए, यहां पर ये कोविड-19 का उदाहरण लेकर के चल रहे हैं। कोविड-19 का एग्जाम्पल यानी इसका उदाहरण लेकर के समझ जाना। तो संक्रामक रोगों से अगर छुटकारा पाना चाहते हैं, if we get rid the infection disease, there are 3 limitations are, that is, पहली क्या है सीमा, यदि कोई व्यक्ति एक बार बीमार हो जाए तो उसे शारीरिक कार्यों में बहुत हानि होती है। मतलब हम भी कोई भी बीमार पड़ जाता है तो जो हमारा फिजिकल वर्क हो जाता है, बीमार होने पर परिवार के सदस्य तो परेशान रहते ही रहते हैं, लेकिन हमारे शारीरिक कार्य को वो कार्य करने की क्षमता नहीं रहती है जो क्षमता पहले विद्यमान थी। तो शरीर को किस तरह से हानि हो पाती है और वो पूरी तरह से सही भी नहीं हो पाते हैं। अगर हम एक बार बीमार हो जाए तो इसमें शारीरिक कार्यों को बहुत हानि होगी और इसमें मतलब क्या होगा, बहुत हानि होती है और हम पूरी तरह से स्वस्थ नहीं होते, यानी वी कैन नॉट फुल्ली हेल्दी, पूरी तरह से स्वस्थ नहीं रह सकते। दूसरी सीमा है उपचार में तो लंबा समय लगता है। अब यह कोरोना को लेकर के जो एग्जाम्पल दिया था, अगर किसी में कोरोना के सिम्टम्स आ जाते हैं तो मतलब क्या है, उसे 14 दिन तो कम से कम क्वारंटीन में रहना पड़ेगा, यानी आइसोलेट रहना पड़ेगा, यानी उसकी रहने की अलग व्यवस्था होगी। तो इसमें ये तो लंबा समय है और उससे जो है लंबे समय तक आराम करना पड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल कोविड-19 का ले लें तो मतलब इसमें उपचार में समय तो लगेगा, उसके साथ साथ क्या होगा, लंबे समय तक रेस्ट लेना पड़ सकता है। ही कैन नॉट द रेस्ट फॉर ए लॉन्ग पीरियड, उसे लंबे समय तक आराम करना पड़ सकता है। तीसरा है, ये कोविड-19 के उदाहरण को लेकर के चलना है। अगर कोई इन्फेक्टेड रोगी है, वो अन्य व्यक्तियों में मतलब जो है रोग को स्प्रेड यानी फैलाने का स्रोत बन जाता है। अगर मान लो इफ वी सफर फ्रॉम कोरोना, अगर मैं कोरोना रोग से पीड़ित हो गया, यानी कोरोना वायरल इन्फेक्शन हो गया, तो मैं मतलब रोजाना स्कूल भी आ रहा हूँ, लोगों से भी मिल रहा हूँ, तो जो मेरे संपर्क में आएंगे तो उसको मतलब वो मैं क्या है, एक सोर्स बन गया। किसको? स्प्रेडिंग द डिजीज। कौन सी डिजीज? इन्फेक्शियस डिजीज। सोर्स, ये सोर्स कैसे बन गया? इसके बाद जो है संक्रमित रोगी अन्य व्यक्तियों में रोग को फैलाने का स्रोत बन जाता है, और बन जाए तो उसके बाद कठिनाइयां बढ़ जाएंगी। क्यों बढ़ जाएंगी कठिनाइयां? अब मेरे संपर्क में अगर 20 लोग भी आए, फिर उसके संपर्क में अनेक लोग आए, उसके संपर्क में आए, तो मतलब जो है एक कठिनाई यूं बढ़ जाएगी कि हॉस्पिटल में रहने के लिए बेड नहीं है, सप्लाई के लिए ऑक्सीजन नहीं है, कोई कोरोना की दवा नहीं है, तो वो कठिनाई
उपचार से अच्छा है। यानी बिल्कुल दो बातें हैं यहाँ पर, दो नियम काम करते हैं। इन संक्रामक रोगों के उपचार के दो उपाय हैं। संक्रामक रोगों के उपचार के दो उपाय, टू वे, दो उपाय हैं। पहला नंबर एक ये है कि उसके इन्फेक्शन के यानी संक्रमण के प्रभाव को कम कर दे, संक्रमण के प्रभाव को कम कर दे, कम कर दे। संक्रमण का प्रभाव कम हो गया तो हम पूरी तरह से हमने लगाया कि पूर्ण स्वस्थ नहीं होते, तो यही बात है, संक्रमण के प्रभाव को तो कम कर सकते हैं। यानी उपचार से क्या होता है, इस उपचार के दो उपाय हैं। किसके? संक्रमण रोगों से बचने के लिए, इन्फेक्शन डिजीज से बचने के उपचार जो है, तो दो उपाय हैं उसके। पहला ये है संक्रमण के प्रभाव को कम कर सकते हैं, कम तो कर सकते हैं हम। ये अब पहले सिद्धांत पर अगर पहली सीमाओं पर आ जाए तो ये कहेंगे कि हम जो है पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो सकते। प्रभाव तो जरूर कम हो जाएगा, किसका? संक्रमण का, लेकिन हम पूरी तरह से स्वस्थ, वी कैन नॉट फुल्ली हेल्थी। अब दूसरा है संक्रमण के कारण को समाप्त कर दें, कारण को समाप्त कर दें। जिस कारण से जो रोग उत्पन्न होता है, उसी कारण को अगर हम समाप्त कर दें तो मतलब जो है उसके मतलब क्या होता है कि प्रभाव यानी बीमारी ही बिल्कुल दूर हो जाएगी। अगर हम पहले उपचार में बात करें जिसमें सिम्टम्स कम होते हैं और लक्षण प्रायः शोथ के कारण होते हैं, यानी इन्फ्लामेशन इसके कारण होते हैं। लक्षण शोथ के कारण कल भी बताई थी, अभी और बता दे रहा हूं। शोथ यानी इन्फ्लामेशन, यानी लक्षण जो आते हैं वो शोथ के कारण होते हैं, यानी इन्फ्लामेशन के कारण होते हैं। अब शोथ क्या है पहले एक बार और समझ लो, क्योंकि कल पूरी तरह से नहीं बताया मैंने। कल जो अंग विशिष्ट तथा ऊतक विशिष्ट अभिव्यक्ति तुम्हें पढ़ाई थी, उस समय शब्द भी आया था शोथ यानी इन्फ्लामेशन। तो मतलब जैसे कोई बैक्टीरिया हमारे किसी ऊतक में प्रवेश कर गया या कोई वायरस हमारे ऊतक में टिश्यूज में प्रवेश कर गया, तो उस ये जो है मान लो कोई टिश्यू है, ऊतक है हमारे शरीर का। अब मान लो कोई वायरस जो है या बैक्टीरिया जो है इसके अंदर टिश्यू के अंदर प्रवेश कर गया, तो इसके चारों ओर कुछ नई कोशिकाएं यानी उनको जीवाणुओं को मारने के लिए उत्पन्न होंगी। तो इस प्रकार से जो न्यू सेल फॉर्म होती है, नई कोशिकाओं के बनने की क्रिया क्या कहलाती है? शोथ कहलाती है। तो इसमें क्या है कि लक्षण प्रायः जो होते हैं वो शोथ के कारण होते हैं, इन्फ्लामेशन के। अगर उदाहरण के लिए हम ले लें, बुखार है, दर्द है अथवा डिसेंट्री यानी दस्त है, तो इसके लिए इसके लक्षण को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, यानी अथवा दस्त को कम करने के लिए क्या करते हैं? दवा का उपयोग करते हैं। हम आराम करने के लिए ऊर्जा का संरक्षण कर सकते हैं जो हमारे स्वास्थ्य में हेल्पफुल होगी यानी सहायक होगी। लेकिन अगर मान लो इस प्रकार के जो लक्षण आएंगे, लक्षण आधारित उपचार स्वयं में संक्रामक सूक्ष्म जीवों को समाप्त नहीं करेंगे। लक्षण आधारित डॉक्टर ने बताई थी आप में इस रोग के सिम्टम्स हैं, तो लक्षण के आधार पर डॉक्टर हमारा जो उपचार करेगा वो उस स्वयं में संक्रामक सूक्ष्म जीवों को समाप्त नहीं करेंगे। यानी हमारे अंदर कोई लक्षण उत्पन्न हुआ किसी रोग का, तो उसके आधार पर अगर डॉक्टर इलाज करता है तो वो संक्रामक सूक्ष्म जीव
मतलब क्या होता है कि मतलब हम उनको मारेंगे तो उसमें क्या होगा, रोगों के निवारण की रोगों के मतलब जो निवारण है उसके मतलब हमारे दो सिद्धांत हैं, दो विधियां हैं। संक्रमण से बचने की एक सामान्य विधि है, सामान्य विधि में मतलब हम क्या कर सकते हैं, रोगों के निवारण की दो विधियां, रोगों के निवारण की दो विधियां। मैंने यहां ऊपर लिखा था ना, यहां लिखा था रोगों का निवारण उपचार से अच्छा है, सॉल्यूशन इज द बेटर देन द रेमेडी। मतलब ये रोग का निवारण अगर हो जाए तो वो बहुत अच्छा है। वही कोविड का उदाहरण लेकर के मैं चलता हूं। जैसे मालूम मैंने कहा था नंबर 1 रोगों के निवारण की कितनी विधियां हैं, दो विधियां। रोगों के निवारण की दो विधियां, नंबर 1 है सामान्य, दो विधि, नंबर 1 सामान्य विधि, सामान्य विधि, और नंबर 2 है विशिष्ट विधि, विशिष्ट विधि। अब हम सामान्य विधि में क्या काम करते हैं, सामान्य विधि में क्या काम करते हैं, यानी दूसरी विधि है रोग विशिष्ट। तो हम संक्रमण से मतलब यह है कि सामान्य विधि में बता रहा हूं, पहले मैं मुझे कोई रोग हो रहा है तो मुझसे कोई दूर रहे, इससे हम संक्रामक सूक्ष्म जीवों से बचाव कर सकते हैं। जैसे अभी कोरोना के लिए उदाहरण चल रहा है, 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी। तो 2 गज की दूरी यानी जो व्यक्ति रोगी है हम उससे दूर रहें, इससे क्या होगा, जो इन्फेक्शन के माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी संक्रमण के सूक्ष्म जीव हैं इनसे हम बचाव कर सकते हैं। जैसे वायु द्वारा फैलने वाले रोग हैं, सूक्ष्म जीवों से बचाव के स्थान पर क्या होते हैं, खुले स्थान पर रहते हैं। वायु द्वारा फैलने वाले जो पहले डिटेल में बता चुका हूं कि कोई रोग जो है रोग फैलने के साधन क्या है, वायु है। तो वहां के लिए क्या है, वायु द्वारा फैलने वाले सूक्ष्म जीवों से बचने के लिए हम खुले स्थानों में रहें और भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर नहीं जाए, जैसा कि आजकल चल रहा है। जल द्वारा फैल रहा है तो जल द्वारा फैलने वाले सूक्ष्म जीवों से बचने के लिए हमें साफ पानी पीना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पानी में अगर सूक्ष्म जीव स्थित है तो उनको मारने का उपाय भी कर सकते हैं। अगर रोग सूक्ष्म जीवों से बचने के लिए हमें स्वच्छ पर्यावरण, सफाई भी जरूरी है। पहले दिन मैंने H और E का यानी 5S का एक फ्लो चार्ट बनाया था, उसमें भी यही बताया था, रोग सूक्ष्म जीवों से बचने के लिए हमें स्वच्छ पर्यावरण में रहना चाहिए। तो ऐसे पर्यावरण में स्वच्छ में रहेंगे तो क्या होंगे, मतलब जो मॉस्किटो है, मच्छर है, वो उत्पन्न नहीं होंगे, अर्थात संक्रामक रोगों से बचने के लिए स्वच्छता भी आवश्यक है। अब संक्रामक रोगों से बचने के लिए, संक्रामक रोगों से बचने के लिए और भी अन्य सामान्य हैं। हमारे शरीर में स्थित जो है प्रतिरक्षा तंत्र यानी इम्यूनिटी पावर, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं जो है अभी तुम्हें जो बता रहा था वो प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट ही बता रहा था। यहाँ निवारण वाली बात बता रहा हूँ, ये वाली उपचार के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन यानी रोकथाम, प्रिवेंशन है निवारण के सिद्धांत, कर लो निवारण के सिद्धांत। अब इससे पहले अब फिर ये बात को ही बताऊंगा, निवारण के सिद्धांत की ये दो विधियां बताई थी। इसमें मैं पहले एक क्वेश्चन देना चाहता हूं, व्हाई मेकिंग एंटीवायरल मेडिसिन
यानी एंटीवायरल मेडिसिन की अपेक्षा एक हार्डर कठिन है, यानी एंटीवायरल मेडिसिन बनाना कठिन है किसको बनाने की अपेक्षा, एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन, यानी एंटीबैक्टीरियल दवाओं के बनाने से कौन सी दवा बनाना कठिन है, एंटीवायरल मेडिसिन। ये क्वेश्चन समझ लो, इसी में आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वायरसेस है फ्यू बायोकेमिकल मैकेनिज्म, ये अपना कुछ जैविक क्रियाकलाप या एक्टिविटीज रखते हैं और हमारे स्वयं ही होता है। दे एंटर आवर सेल्स, वे हमारी कोशिकाओं में प्रवेश करते हैं और कोशिकाओं में प्रवेश करने के बाद क्या होता है, मतलब एंटीवायरल औषधि का बनाना जो है वो एंटीबैक्टीरियल दवाओं की बनाने की अपेक्षा कठिन है। अब इसका कारण क्या है कि बैक्टीरिया में अपनी जैव रासायनिक प्रणाली होती है, यानी बायोकेमिकल होती है, किसमें, वायरस में, जबकि वायरस में अपनी जैव रासायनिक प्रणाली बहुत कम होती है। बैक्टीरिया में तो होती है बायोकेमिकल मैकेनिज्म, लेकिन मतलब जो है इसमें कम होती है, किसमें, वायरस में, जबकि वायरस में अपनी जैव रासायनिक प्रणाली यानी बायोकेमिकल मैकेनिज्म जो होता है वो बहुत कम होती है। वायरस हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और अपनी जीवन प्रक्रिया के लिए हमारी मशीनरी का उपयोग करते हैं। हमारी मशीनरी का मतलब क्या हुआ, हमारे शरीर का। जब वायरस शरीर में प्रवेश करता है तो हमारे शरीर के अंगों का यानी हमारे शरीर की मशीनरी का भी प्रयोग करते हैं। दिस मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ कि जब वायरस आक्रमण करता है तो आक्रमण करने के लिए रिलेटिवली यानी अपेक्षाकृत कम वायरस विशिष्ट लक्ष्य होते हैं, कम वायरस और विशिष्ट लक्ष्य होते हैं, और इन सीमाओं के बावजूद भी अब प्रभावशाली एंटीवायरल औषधियां भी उपलब्ध हैं। इन सुरक्षा के लिए क्या है, ये एंटीवायरल मेडिसिन जो है वो मौजूद है। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिखा है, उदाहरण के लिए ये मान के चलते हैं कि HIV संक्रमण को कंट्रोल करने वाली औषधि, यानी इसको ह्यूमन इम्यूनोवायरस को जो है इन्फेक्शन को, संक्रमण को कंट्रोल करने वाली जो औषधि जो है वो है, मौजूद है, यानी एंटीवायरल औषधि ही काम कर रही है। कौन सी, एंटीबैक्टीरियल ना होकर के एंटीवायरल। हालांकि इसको बनाना कठिन है, लेकिन आजकल वो औषधि जो है वो मौजूद है, यानी HIV संक्रमण को कंट्रोल करने की दवा, इसलिए ये कठिन है। कौन सा, एंटीवायरल। ये मतलब इसमें प्रतिरक्षा तंत्र हमारा जो है वो बेकार हो जाता है। अब बात आती है नंबर बी में, प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन यानी निवारण के सिद्धांत। तो इसमें थोड़ा पीछे का भी तुम्हें समझना पड़ेगा, जो फ्लो चार्ट बनाया था। तो रोगों के जो निवारण की जो है यानी प्रिवेंशन की जो है दो विधियां हैं। रोगों के निवारण की कितनी विधियां हैं, दो विधियां। निवारण के सिद्धांत तो समझ लेना, ये सिद्धांत किसके लिखे हुए हैं, निवारण के, मतलब उसमें 3 कमियां होती हैं वो उसी में आएंगी, इसमें निवारण के सिद्धांत में। अब रोगों के निवारण की 2 विधियां बताई थी तुम्हें, एक तो सामान्य और दूसरी रोग विशिष्ट। रोग विशिष्ट नंबर 2 बताई थी रोग विशिष्ट यानी स्पेसिफिक डिजीज। तो ये 2 विधियां हैं। पहली विधि में क्या होता है, सामान्य विधि में क्या होता है, भाई कोरोना का उदाहरण लेकर चलते हैं। ये निवारण के 3 मतलब कठिनाइयां आती हैं, निवारण करने के लिए कितनी सीमाएं आती हैं, 3, ये शुरू में बता दिया था मैंने। अब रोगों के निवारण के 2 विधि हैं। तो इन विधियों में हम क्या काम करेंगे कि एक तो है सामान्य विधि और एक है रोग विशिष्ट। तो ये सामान्य विधि में मतलब क्या है, रोगी से दूर रहे, उसके संपर्क में नहीं आए। इससे मतलब क्या होता है कि हम
संक्रामक सूक्ष्म जीवों से बचाव कर सकते हैं। संक्रामक सूक्ष्म जीवों के लिए तुम्हें पिछले वाले चार्ट पर जाना, फ्लो चार्ट कल वाली वीडियो पे जाना पड़ेगा। जैसे वायु द्वारा भी फैलते हैं, पानी के द्वारा भी फैलते हैं, और कुछ स्प्रेडिंग रोग होते हैं, यानी फैलने वाले संचारी रोग होते हैं। जैसे अगर वायु के द्वारा फैलने वाले जो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यानी वायु द्वारा फैलने वाले सूक्ष्म जीवों से बचाव के लिए क्या करते हैं, हम जो है वो खुले स्थानों पर रहें और भीड़ वाले स्थानों पर जाने से अपने को बचाएं। वही मतलब अभी कोरोना डिजीज में चल रहा है, क्या चल रहा है कि मास्क है जरूरी और 2 गज की दूरी, ये अपना अपनाएं तो हम खुले स्थानों पर रहें और भीड़ वाले स्थानों पर नहीं जाएं। अगर ये वायु द्वारा फैल रहा है तो ये सामान्य विधि में ही आएगा, लेकिन अगर जल द्वारा फैलने वाले हैं तो इसके बचने के लिए हम क्या करेंगे कि स्वच्छ छना हुआ पानी पिए, गर्म पानी पिए, और इसके लिए हम जो पानी में सूक्ष्म यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो पाए जाते हैं उनको मारने का उपाय भी कर सकते हैं। जैसे पानी में पोटेशियम परमैंगनेट डाल के या फिटकरी डाल के या ओजोन गैस प्रोवाइड करते हैं या क्लोरोनाइजेशन करते हैं, यानी क्लोरीन गैस प्रोवाइड करते हैं, तो वो जीवाणु मर सकते हैं। तो रोग, अब तीसरी बात आती है, अगर रोग वाहक यानी मुझे रोग हो गया, मुझसे तुम्हें हो गया, तुम्हारे अंदर जो रोग वाहक जो सूक्ष्म जीव से बचने के लिए हमें स्वच्छ पर्यावरण में रहना चाहिए। रोग वाहक का मतलब हुआ कि मतलब किसी के द्वारा, किसी साधन के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति में वो रोग पहुंच जाए, तो जैसे मच्छर का बताया था कल, तो वो मतलब क्या है, हमें इसके लिए यानी रोग वाहक सूक्ष्म जीवों से बचने के लिए हमें स्वच्छ पर्यावरण में रहना चाहिए। तो स्वच्छ का मतलब क्या हुआ, अब ऐसे वातावरण में क्या होगा, मच्छर नहीं उत्पन्न होंगे। जब मच्छर उत्पन्न नहीं होंगे तो संक्रामक रोगों से बचने के लिए स्वच्छता जरूरी है। पहले दिन मैंने जो है कुछ वीडियो में मैंने कुछ दिन पहले एक 5S फ्लो चार्ट बनाया था। वो 5S फ्लो चार्ट जो है वो स्वच्छता के बारे में ही था, और स्वच्छता के बारे में था संक्रामक रोगों से बचने के लिए और भी सामान्य नियम है, और भी सामान्य नियम है। यानी इसके लिए हमने कल बताया था हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र जो होता है वो रोगाणुओं से लड़ता रहता है। वो क्या करता है, यानी रोग के अणु जो हमारा जो इम्यूनिटी पावर है, वो इम्यूनिटी पावर क्या है, इम्यूनिटी पावर होती है यानी रोग होने से पहले ही उस रोग के रोगाणुओं का अंत कर देना या नष्ट कर देना जो है वो क्या कहलाता है, वो प्रतिरक्षा शक्ति कहलाती है। तो हमारे शरीर में ये प्रतिरक्षा तंत्र जो है हमेशा इन जीवाणुओं से लड़ता रहता है। और हमारे शरीर में कुछ विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं, इसलिए इसे रोग विशिष्ट भी कहा जाता है। हमारे शरीर में कुछ विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं, और वो विशिष्ट कोशिकाएं जो होती हैं उन संक्रामक रोगाणुओं को मार देती हैं। यानी जैसे ही कोई संक्रामक रोगाणु यानी इन्फेक्शियस बैक्टीरिया या वायरस हमारे शरीर में आता है, तो ये हमारी कोशिकाएं जो है वो एक्टिव हो जाती हैं। एक्टिव होकर के क्या करती हैं, वो उनको मार देती हैं, तो हमें रोग नहीं होगा। तो प्रतिरक्षी कोशिकाएं जो हैं संक्रमण को फैलने से पहले ही समाप्त कर देती हैं। यानी हम जो कोशिकाएं हैं, प्रतिरक्षी कोशिकाएं जो हैं संक्रमण फैले हमारे शरीर में, और प्रतिरक्षी कोशिकाएं हमारे शरीर में हैं, तो वो उनको संक्रमण को फैलने से पहले ही उन रोगाणुओं को नष्ट कर देती हैं। और रोगाणुओं की संख्या अगर कंट्रोल हो जाती है तो रोग की जो अभिव्यक्ति होगी वो बहुत कम होगी। क्या मतलब हुआ इसका, क्या मतलब रोगाणुओं की संख्या जो नियंत्रित हो गई और रोग की अभिव्यक्ति क्या होगी, कम। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ
विशेष बीमारी होगी। और गंभीर संक्रामक रोग प्रतिरक्षा तंत्र की फेलियर के इंगित करता है। अगर कोई गंभीर यानी सीरियस इंफेक्शियस डिजीज हो जाती है तो मतलब अगर वो फेल हो गया प्रतिरक्षा तंत्र, तो इसका मतलब है कि प्रतिरक्षा तंत्र हमारे शरीर में स्थित अन्य तंत्रों की तरह सफल नहीं होगा। जैसे बुखार आ जाए, मलेरिया हो जाए, दस्त हो जाए, तो प्रतिरक्षा तंत्र की कुछ कोशिकाएं ऐसी उत्पन्न होती हैं कि उन रोगाणुओं को नष्ट कर देती हैं। लेकिन अगर मान लो अगर वो फेलियर हो रहा है, किसी कारण से असफल हो रहा है, तो प्रतिरक्षा तंत्र हमारे शरीर में स्थित अन्य तंत्रों की तरह सफल नहीं होगा। और इसके लिए क्या है, हमें पर्याप्त भोजन तथा पोषण प्राप्त न हो, तो इसके कारण ऐसा होता है। तो संक्रामक रोगों से बचने की दूसरी मूल आवश्यकता जो है वो सबके लिए भोजन की आवश्यकता यानी भोजन की पूर्ति करना है। यानी एक बैलेंस डाइट यानी संतुलित भोजन की खुराक अगर हमें मिलती रहे तो हम इन रोगों से बचाव अपना कर सकते हैं। अब इनसे बचाव के उपाय में देख लेना, ये चैप्टर तुम्हारा फिनिश हो गया। अब फिनिश होने के पश्चात जो है नेक्स्ट चैप्टर का नेक्स्ट वीडियो में जो है नेक्स्ट चैप्टर यानी अगला चैप्टर जो भी तुम्हारा होगा उसको शुरू करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। इसमें जो क्वेश्चन मैंने बीच में बताए हैं वो जरूर याद कर लेना, और कुछ क्वेश्चन जो है मैं क्लास